हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी डेली सीटेट की क्लास रेगुलर हो रही है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करते हैं। इसी क्रम में मैथ के पेपर 2 की क्लास कल हुई थी और आज जो क्लास होगी वो होगी मैथ की पेपर 1 की। तो सीटेट पेपर 1 में मैथ के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले साल जुलाई 2024 के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन जो है आए थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप सभी जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें और देखें। तो ये हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम पेपर 1 का डिस्कशन करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके 30 में से 30 नंबर भी इजीली आ जाएंगे। कोई डिफिकल्ट नहीं है, सीटेट का पेपर बहुत आसान होता है, बशर्ते कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से करें, तो वो बहुत जरूरी है। तो देखें, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखें इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है। गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए कौन सी आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं है। ये इस चीज पर ध्यान देंगे, उपयुक्त नहीं है पूछ रहा है। तो in order to identify individual differences of the students in the mathematics class, which of the following assessment technique will not be appropriate। कौन सी टेक्निक appropriate नहीं होगी। समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट या पीयर असेसमेंट। तो यहां पर जो सबसे कम उपयुक्त है वो है समेटिव असेसमेंट। तो यहां पर पहला ऑप्शन सही है। अच्छा, समेटिव असेसमेंट का क्या मतलब है। जो किसी कोर्स के सिलेबस के एंड में या हम कहें ईयर के एंड में जो असेसमेंट किया जाता है वो है समेटिव असेसमेंट, जिसे आप एसए कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। और चैप्टर के साथ साथ या पढ़ाई के साथ साथ जो आकलन किया जाता है उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरह होता है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। जो असेसमेंट इसलिए किया जाता है कि बच्चे को कहां पर कोई डिफिकल्टी आ रही है किस टॉपिक को समझने में, उसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। और इसके द्वारा फिर हम उसको जिस टॉपिक में मुश्किल आ रही होती है उसको दोबारा पढ़ाते हैं, दोबारा अलग तरीके से समझाते हैं। रेमेडियल टीचिंग के लिए कौन सा असेसमेंट किया जाता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जिसमें कि जहां पर परेशानी है उसको फाइंड किया जाता है। और पीयर असेसमेंट यानी समकक्षियों के द्वारा आकलन, पीयर ग्रुप द्वारा आकलन। तो यहां पर सबसे सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी वैयक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए ऐसे जो है वो ज्यादा सुटेबल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, देखें इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को, जो डेसिमल का कॉन्सेप्ट है, उसको समझाने के लिए सबसे उचित है। कौन सा सबसे उचित है, ठीक है। बेस्ट मेथड कौन सा होगा अगर हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं डेसिमल, दशमलव। तो डेसिमल को समझाने के लिए क्या संख्या चार्ट के द्वारा डेसिमल पढ़ा सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। संख्या चार्ट डेसिमल पढ़ाने के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। और वहीं अबेकस या गिनतारा, जो हम जोड़ घटाना या गिनती सिखाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, वो भी दशमलव सिखाने के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। दशमलव के लिए डाइस ब्लॉक और ग्राफ पेपर ज्यादा उपयुक्त है, यानी बी और डी। तो ऑप्शन 2 यहां पर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, जो डाइस ब्लॉक है ये बहुत उपयुक्त होते हैं। आपने अगर डाइस ब्लॉक्स देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये डेसिमल सिखाने के लिए ही यूज किए जाते हैं। और हम ग्राफ पेपर का यूज भी कर सकते हैं डेसिमल सिखाने के लिए। ग्राफ पर भी डेसिमल्स आसानी से सिखाए जा सकते हैं। तो ये दो बात याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बार बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, तो यहां याद रखेंगे। गिनती सिखाने के लिए संख्या चार्ट का यूज करेंगे या अबेकस गिनतारा का यूज करेंगे। संख्या चार्ट हमें जोड़ सिखाने में भी मदद करता है, गिनती सिखाने में मदद करता है, ठीक है। गिनतारा से भी हम जो है गिनती सिखा सकते हैं, घटाने सिखा सकते हैं, जोड़ सिखा सकते हैं। संख्या चार्ट से हम जोड़, घटा, गुणा और गिनती आदि सब सिखा सकते हैं। पर दशमलव संख्या सिखाने में मुश्किल आएगी, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये डाइंस ब्लॉक होते हैं, इसको अगर एक बार देख लें तो ये जैसे ये 1 हो गया, तो इस 1 में क्या है 1000 छोटे छोटे ब्लॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे 100 ब्लॉक्स हैं और फिर इसके पीछे 10 लेयर्स है, तो ये 1000 ब्लॉक्स है। इसको अगर हमें 1/10 करना है तो एक लेयर हमने ले ली, तो 10 में से एक लेयर ले ली और इसको हम कह रहे हैं ये 1/10 हो गया। पर इसका 1/10 भी अभी कितने ब्लॉक्स है, इसमें 100 ब्लॉक्स है, बट ये फर्स्ट वाले का क्या है 1/10 है। फिर इसको अगर मैं 1/100 करता हूं तो इसमें से भी कोई एक लाइन अगर ले ली तो 1/100, यानी अभी भी इसमें 10 ब्लॉक्स है। और इसको 1/1000 करूंगा तो 1 ब्लॉक आ जाएगा, क्योंकि पहले वाले में 1000 ब्लॉक थे, तो इसलिए वो 1/1000 हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम यहां से जो है डेसिमल की अवधारणा को अच्छे से समझा पाते हैं, किससे, डाइंस ब्लॉक से। इसी तरह से ग्राफ पेपर पर भी समझा सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ें और देखें क्या कहता है। क्वेश्चन को देखें ध्यान से। एक कक्षा में विद्यार्थी जो है वो प्रतिशतता छूट पर आधारित प्रश्न हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थी को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% छूट के साथ 2 मोटरसाइकिलों का मूल्य का परिकलन करने की आवश्यकता है, मूल्य निकालना है। तो एक समूह दोनों मोटरसाइकिल का मूल्य का परिकलन करता है और फिर कुल मूल्य में से 16% काट देता है। तो इस समूह द्वारा प्रयोग की गई विधि क्या है? कि क्या किया, मान लो दोनों मोटरसाइकिल 100 रुपए की थी और उन पे 8% की छूट थी, तो इस पे भी 8% की छूट थी, तो ये 92 की होती, और इस पे भी 8% की छूट थी, तो ये भी 92 की हो जाती। तो टोटल जो है दोनों जो बाइक है वो 184 रुपए में सेल होती, ठीक है। यानी 16 रुपए का कुल डिस्काउंट मिलता। अगर इनका टोटल हम देखें तो ये 200 रुपए टोटल कॉस्ट हो गई, जो प्राइस स्टार्टिंग में। पर एक ग्रुप ने क्या किया कि इन दोनों के प्राइस को 200 मानते हुए 16% का डिस्काउंट कर दिया। तो 200 का 16% हो जाता है 32। तो जब 200 का 16% डिस्काउंट दे दिया तो उन्होंने इसको 168 रुपए में सेल कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि दोनों के प्राइस को जोड़ करके 16% कर दिया। तो यानी उन्होंने पूरा ही मामला गड़बड़ कर दिया, गलत कर दिया, गलत, फॉल्स, क्योंकि उन्होंने 16% डिस्काउंट दे दिया जो 8% की जगह, क्योंकि दोनों पे 8-8 था। उन्होंने क्या समझा कि 8 और 8 16 कर देते हैं और दोनों का प्राइस जोड़ लेते हैं एक साथ। तो ये बात गलत है। अगर ग्रुप ऐसा कर रहा है कि वो 16% काट रहा है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई और यहां से उनको खुद को लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर थर्ड पॉइंट जो है वो क्लियर है कि ये गलत है। जो दूसरा ग्रुप जो कर रहा है वो 16% डिस्काउंट कर दे रहा है दोनों का मूल्य जोड़ करके। बताओ ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, पूछो, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। इसी तरह से परसेंटेज डिस्काउंट के सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सीपीएसपी से रिलेटेड, क्रिय मूल्य विक्रय मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है परसेंटेज से। अब नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को देखें। हमें अवरोही क्रम में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन भिन्नों को अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में लगाना है। कौन कौन सी भिन्न दी हुई हैं? एक है 1/9, दूसरी है 1/27 और 3/7 और 12/63। इन्हें घटते क्रम में लगाना है। बहुत इजी है ये, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बताओ, अगर मैं इन संख्याओं को देखूं और इनके डिनोमिनेटर की बात करूं, हर की बात करूं, तो 9, 27, 7 और 63,
इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 9, 27, 7 और 63 का एलसीएम हो जाएगा 63। अब इसको 63 बनाने के लिए ऊपर 7 की गुणा, तो यहां भी 7 की गुणा। ठीक है, ये 27 नहीं है 21 है, सॉरी, इसको ठीक कर लें, ये वाला 21 है। अब 21 को 63 बनाने के लिए 3 की गुणा नीचे ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी 3 की गुणा। इसमें 9 की गुणा नीचे करनी पड़ेगी तो ऊपर भी हम 9 की गुणा कर देंगे। और ये तो 63 है ही, तो अब देखो ये 7/63 हो गया, ये 3/63 हो गया, ये 27/63 हो गया, और ये 12/63 हो गया। तो अब इनमें घटते क्रम में लगाना है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, ये 27/63, तो यानी 3/7, ये सबसे बड़ी है। फिर इससे छोटी कौन सी हो जाएगी, इससे छोटी है 12/63, 12/63। इससे छोटी कौन सी हो जाएगी, ये 7/63, यानी जो थी 1/9। और सबसे छोटी है 3/63, यानी 1/21। ठीक है, तो हमने इनको घटते क्रम में अरेंज कर दिया, इस तरह से कर लेंगे, एलसीएम बराबर बना लेंगे, और उसके बाद उन्हें घटते या बढ़ते क्रम में हम अरेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे घटते क्रम में करना था तो हमने घटते क्रम में किया, और ऑप्शन 2 हमारा सही है। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन आरोही अवरोही से लगातार पूछा जाता है, पेपर 2 में भी था, कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था। पेपर 1 में तो आएगा ही आएगा, कंपलसरी है, एक क्वेश्चन आपको आएगा ही इस तरह का, अवरोही आरोही का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को जरूर प्रैक्टिस कर लें कि घटते बढ़ते क्रम के सवाल लगातार पूछे जाते। अब नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, क्या क्वेश्चन है देखें। क्वेश्चन कहता है कि बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज और दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है। कौन सा जो अधिगम अनुभव है, लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो उन्हें गणित के योगदान के बारे में ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है कि गणित का उपयोग जीवन में है। तो किस अनुभव से वो गणित का उपयोग सीख सकते हैं कि औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा दोनों का उपयोग कर गणितीय विचारों का लिखित में संप्रेषण, कम्युनिकेशन ऑफ मैथमेटिकल आइडियाज इन राइटिंग यूजिंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये प्रतिबिंबित करता है दैनिक जीवन में उनके उपयोग को। ठीक है, और कौन सा अनुभव करेगा, रोजगार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलना और अन्वेषण करना, और अपने काम में गणित के प्रयोग वह किस प्रकार करते हैं ये जानना। तो सबसे ज्यादा जो है समाज में गणित के योगदान को किससे जानेंगे बच्चे, जब वो रोजगार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि कैसे उनके काम में गणित का रोल है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है वो यही है, क्योंकि हमें चारों में से बेस्ट ढूंढना है। यहाँ पे आप इन चारों ऑप्शन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। और सीटेट ने भी इसी ऑप्शन को करेक्ट माना था, जब जुलाई की आंसर की आई थी, सीटेट जुलाई 24 की आंसर की में इसी ऑप्शन को करेक्ट माना था। सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज थे इस चीज को लेकर के, बट उन्होंने रोजगार वाले पॉइंट को लेकर के इसको सबसे ज्यादा सही माना कि भिन्न भिन्न रोजगार में जब गणित का प्रयोग बच्चे जानते हैं तो उन्हें पता चलता है कि समाज में गणित का क्या उपयोग है, दैनिक जीवन में गणित का क्या उपयोग है। तो सीटेट ने इसी आंसर को सही माना था, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करने वाला है, पर आप इसको इस तरह से समझें। ये ऑप्शन 5 नहीं है, इसी में स्किल एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को देखें, क्या होगा इसका आंसर। Which of the following represent the feature of mathematics laboratory? कौन सा जो है मैथमेटिक्स लेबोरेटरी के फीचर को रिप्रेजेंट करता है वो बताना है। It is a place to enjoy the mathematics through informal exploration.
बिल्कुल मैथ लैब में हम जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है वो सीख सकते हैं, उसको एंजॉयमेंट के द्वारा भी, इनफॉर्मल तरीके से भी मैथमेटिक्स के बारे में सीखते हैं। और ये पहला ऑप्शन तो सही है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब यह प्रयोगों के द्वारा गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने का अवसर प्रदान करती है। देखिए लेबोरेटरी ये करती जरूर है, बट ये एक डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको आंसर नहीं माना गया था, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो गया था, है ना। इसलिए बी पार्ट को इसलिए नहीं माना कि ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट को ही अगर हम लें और प्रूफ्स पे ही ज्यादा बल दें तो लैब का जो पर्पज है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, कि लैब का पर्पज सिर्फ प्रूफ्स के लिए ही नहीं है, इसलिए इनको इस ऑप्शन को हटा दिया गया था। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेक द conjecture, test them and to generalize, observe the pattern। बिल्कुल लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रयोग करते हैं, उनके बेस पर जो है उन प्रयोगों के रिजल्ट से जनरलाइज करते हैं उन पैटर्न को जो रिजल्ट से हमारे सामने आते हैं, तो हम नियमों को टेस्ट भी करते हैं। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट था। और इसका उपयोग विद्यार्थियों के गणित के ज्ञान के आकलन के लिए, आकलन करने के लिए और तदनुसार उनको ग्रेड देने के लिए। तो ग्रेड देना हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, जब हम पढ़ेंगे कि कौन से वर्ड नेगेटिव पॉजिटिव हैं, तो उसमें आप याद रखेंगे ग्रेडिंग करना जो है, बच्चों को लेवल करना, ग्रेड करना, ये नेगेटिव है, तो डी सही नहीं होगा, ए और सी सही है। तो ऑप्शन टू करेक्ट है, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, दिखने में आसान लग रहा होगा, बट इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन टू। लैब का यूज सिर्फ प्रूफ के लिए नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को काटा गया है। ऑप्शन टू के साथ बहुत, बी के साथ बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ए और सी सही है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ ए और सी क्यों सही है बताओ, ए और सी क्यों सही है, ये चीज क्लियर है। ये ग्रेडिंग नहीं करनी है, बच्चे को लेवल नहीं करना है। लेबोरेटरी मैथ लैब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर समय उनका मैथ की नॉलेज का असेसमेंट करेंगे और बच्चों को जो है लेवल करते रहेंगे, ये गणित में कितना अच्छा है कितना बेकार है, इस तरह से हम ग्रेड नहीं करेंगे उनको। मैथ लेबोरेटरी का पर्पज ये नहीं है, ठीक है। मैथ लेबोरेटरी का पर्पज सिर्फ प्रूफ करना भी नहीं है। मैथ लेबोरेटरी का पर्पज है बच्चे इंजॉय करें, इनफॉर्मल तरीके से वहां पे मैथ के बारे में सीखे, और दूसरा उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि वो मैथ के जो रूल्स हैं, जो रिलेशंस हैं, उनको जो है वो कनेक्ट करके देख सके, टेस्ट करके देख सके, और उनके बारे में और अच्छे रिलेशंस डेवलप कर सके, ठीक है। ऑब्जर्व कर सकें कि इस तरह के जो रूल्स हैं वो क्यों बने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर दें। 1 करोड़ कितना होगा, 10 मिलियन, 1 मिलियन, 1 बिलियन या 100 मिलियन, ठीक है। तो ये मिलियन बिलियन अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता देता हूं, जो संख्याएं होती हैं, पहले हिंदी में बता देता हूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम मिलियन बिलियन वाले सिस्टम में देखें तो फिर 1000, 10,000, 100,000, ऐसे चलता है मिलियन बिलियन वाला सिस्टम, ठीक है। 3 अंक हो गए। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आएगा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, उससे आगे जाएंगे तो आ जाएगा ट्रिलियन, ठीक है। ट्रिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ऐसे चलता है। ये है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति गणितीय संख्याओं की। इसी की तुलना में जो भारतीय पद्धति है, अगर मैं वो लिखूं तो हो जाएगा इकाई यानी वंस प्लेस, फिर टेंस प्लेस दहाई, और फिर 100 सैकड़ा 100। अब उसके बाद हमारा जो चलता है वो 2-2 से चलता है, 1000, 10,000, फिर लाख। अब देखो लाख कहाँ आया, ये आया कहां पे,
ये 100,000 पे, और फिर 10 लाख आ जाएगा मिलियन पे, 10 लाख आ जाएगा मिलियन पे। फिर करोड़, करोड़ कितने पे हो जाएगा? 10 मिलियन पे। फिर ऐसे 10 करोड़ हो जाएगा 100 मिलियन पे, 10 करोड़, ये हो गया 100 मिलियन के बराबर। फिर जब 1 अरब आएगा, 1 अरब, तो 1 अरब हो जाएगा 1 बिलियन के बराबर, 1 अरब 1 बिलियन के बराबर। फिर आ जाएगा 10 अरब, जो कि 10 बिलियन के बराबर होगा। और फिर हमारा आता है खरब, जो कि 100 बिलियन के बराबर होगा, खरब। तो इस तरह से चलता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये जो 10 मिलियन है, ये 10 मिलियन करोड़ के बराबर है, यानी 1 करोड़। मैं यहां लिख देता हूं, एक सेकेंड, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो गया 1 करोड़। ठीक है। अब इसमें देखो, इस तरह से अगर आप लिखते हो तो ये, ठीक है, ये हो गया 1 करोड़। पर अगर हम इसको इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में लिखें, तो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में जो है 3 के बाद कॉमा लगते हैं। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये तीनों 1000 के हो गए, और ये हो गए 10 मिलियन। 10 मिलियन बराबर हो गया 1 करोड़। ठीक है। 1 करोड़ कितने के बराबर हो गया? 10 मिलियन के बराबर। ठीक है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। दोनों सिस्टम आपको पता होने चाहिए, अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी पता होनी चाहिए और संख्याओं को लिखने की भारतीय पद्धति भी पता होनी चाहिए, या जिसे हम दशमलव पद्धति कहते हैं। तो संख्या पद्धति से सवाल पूछे जाते हैं, तो संख्या पद्धति के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे और ये सिस्टम याद रखेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखें इस क्वेश्चन को। तो मंडे को 25 पेशेंट आते हैं एक हॉस्पिटल में, ट्यूसडे को 38 आते हैं, वेडनेसडे को 45 आते हैं, थर्सडे को 18, फ्राइडे को 36 और सैटरडे को 39 पेशेंट आते हैं। ठीक है। तो इसके आधार पर कुछ 4 स्टेटमेंट दिए हैं। बताओ कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये बताना है क्या गलत है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है रेंज, आंकड़ों का परिसर 27 है। परिसर क्या होता है? जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है उनका डिफरेंस। तो सबसे ज्यादा किस दिन आते हैं? 45 वेडनेसडे को, और सबसे कम किस दिन आते हैं? 18 थर्सडे को। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 27। यही है परिसर, रेंज। तो रेंज जो है वो 27 है, और ये रेंज यहाँ पर 27 है, ये तो सही है। ज्यादातर दिनों में मोस्ट ऑफ द डेज नंबर ऑफ पेशेंट वाज मोर देन 30। तो ज्यादातर दिनों में 30 से अधिक पेशेंट थे, ये बात भी सही है। देखो यहाँ पर 36, 39, 45, 38, तो 4 दिन ऐसे थे, 6 में से 4 दिन जिस दिन 30 से ज्यादा पेशेंट थे। तो हम कह सकते हैं ज्यादातर दिनों में 30 से ज्यादा पेशेंट थे। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। फिर सोमवार और बुधवार को मरीजों की संख्या में अंतर 20 है। देखो सोमवार को मरीज है 25 और बुधवार को है 45, तो 45 माइनस 25 ये भी 20 होता है, यानी ये भी बात सही है। तीसरा भी सही है। तो मरीजों की कुल संख्या 200 थी। ये चौथा स्टेटमेंट जो है मरीजों की कुल संख्या। तो जब इन सबको आप जोड़ोगे, तो इन सबको आप जोड़ोगे तो ये आएगा बेटा 201, 201 आएगा, यानी चौथा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। चौथा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? इसी में कोई माध्य से रिलेटेड भी सवाल पूछ सकता था। मीन निकालें, माध्य निकालें। तो मीन निकालने के लिए इन सब का आप जोड़ कर लेते, जैसे कि हमने किया है। 201 आया, और ये 6 दिन का डाटा है, तो 6 से भाग कर देंगे तो मीन भी आ जाता। ठीक है। तो इस तरह से हम इसका मीन भी निकाल सकते थे। एक सेकेंड, तो 33.5 समथिंग आ जाएगा। नेक्स्ट देखें।
अब नेक्स्ट क्या होगा, देखिए संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? कौन से भारतीय गणितज्ञ हैं जिन्हें हम संख्यात्मक विश्लेषण गणित के संस्थापक के रूप में भी जानते हैं? तो क्या सही आंसर होगा बताओ? रामानुजन, भास्कराचार्य, वारामहीर और आर्यभट्ट। तो इनमें हम रामानुजन और वारामहीर इनको जानते हैं संख्यात्मक विश्लेषण यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस के फाउंडर के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 3 ये सही है। ठीक है, वारामहीर और रामानुजन। क्लियर है? नेक्स्ट देखें। अच्छा, एक चीज याद रखें, रामानुजन जी के जन्मदिन को ही भारत में राष्ट्रीय मैथमेटिक्स यानी गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप कमेंट में बताएंगे कि इनका जन्मदिन कब होता है। दिसंबर के महीने में ही इनका जन्मदिन होता है। चलो हिंट में मैं बता देता हूं कब इनका जन्मदिन होता है, और उस दिन को हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। कमेंट में बताएं। नेक्स्ट देखिए, देखें इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर बताओ? एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है, तो 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान क्या होगा? बहुत इजी है। ठीक है, एक अंडा जो एक एग है वो 65 ग्राम का है, और 2 दर्जन मतलब होते हैं 24 अंडे। एक दर्जन में 12 होते हैं। ठीक है, जिनको ये नहीं पता है तो लिख लो, एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं। जैसे केले भी दर्जन में खरीदते हैं, तो एक दर्जन कहने का मतलब हो गया 12, तो 2 दर्जन हो गया 24। तो 24 अंडों में कितना वजन हो जाएगा? तो यहाँ सिंपल सा 65 गुणा 24, और ये आ जाएगा 1560, 1560 ग्राम। अब ग्राम में इतना आ गया, और हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 kg के, 1 किलो के। तो मैं इसको 1.56 kg लिख सकता हूं। 1 किलो 560 ग्राम या 1.56 kg। ऑप्शन नंबर 1 पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक अंडा 65 ग्राम का था, तो 24 अंडे कितने के होंगे? 1 किलो 560 ग्राम के। ये 56 ग्राम नहीं हो सकता ये। ठीक है, यहाँ ये 56 नहीं है, ये 560 ही होगा। इसको जीरो को हम दशमलव की वजह से नहीं लिख रहे हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो 1 किलो 56 ग्राम का ऑप्शन लगा जाते हैं, और वो फिर गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, 1.56 kg। क्योंकि पॉइंट के बाद जो इधर जीरो है वो लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, बट इस तरह से नहीं लिख सकते। अगर इस तरह से लिखेंगे तो हमें पूरा ही लिखना पड़ेगा, 1 किलो 560 ग्राम, तब तो ये सही है। या फिर हम लिखे 1.56 kg, ये दोनों सही है, पर ये सही नहीं है कि 1 किलो 56 ग्राम। ठीक है ना? तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। बेसिक मैथ की चीजें हैं, तो बेसिक मैथ में इस तरह की गलती करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, देखें इस क्वेश्चन को। सौम्या ने 13 जनवरी 1992 को नौकरी ज्वाइन करी और 31 मार्च 2023 को रिटायर हो गई। उसका रिटायरमेंट हुआ। कितने दिन उसने जॉब करी? ठीक है, कितने दिन उसने जॉब करी ये बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो 13 से लेकर के 13 मार्च 1992 से लेकर के, सिंपल सी बात समझना एक चीज की, 13 जनवरी 1992 को नौकरी ज्वाइन करी, तो 12 जनवरी 2023 तक कितने साल पूरे हो गए? 31 साल। 31 साल 2023 में से 92 घटा लोगे तो भी
1992 माइनस कर लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, ये 31 साल हो गए। ठीक है, अब आ जाओ 12 जनवरी तक हो गए, 13 तक नहीं, 12 तक, 12 को ही साल पूरी हो गए, 13 तक अगला दिन लग जाएगा 13 को। बहुत कंफ्यूजन इस चीज में होती है। अब फिर 13 जनवरी 2023 से 13 जनवरी 2023 से लेकर के 12 मार्च 2023 तक, ये हो गए 2 महीने पूरे, 2 मंथ। कितने हो गए? 2 महीने पूरे। अब उसके आगे 13 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक कितने दिन हुए? 13 मार्च से 31 मार्च तक कितने दिन बैठे? तो ये हुए बच्चे 19 दिन। यहां पर ये चीज बहुत बारीकी से समझनी है, ये 18 दिन नहीं होंगे। आप एज कैलकुलेटर में भी यूज करोगे तो 18 आ जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा 31 साल 2 महीने 19 दिन नौकरी करी। कितने दिन नौकरी करी? 31 साल 2 महीने 19 दिन। ऐसा इसलिए हुआ कि हम जब एज कैलकुलेटर में निकालते हैं या करते हैं तो ये एक दिन वो कम कर देता है, क्योंकि वो एज कैलकुलेट करने में प्रारंभिक दिन को काउंट नहीं करता, जबकि नौकरी तो पहले दिन भी करी ना। एज कैलकुलेटर वाला वो पहले दिन को नहीं लेता, उसको 0 ले लेता है। तो आप अगर इसी सवाल को एज कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो आपका उत्तर 31 साल 2 महीने 18 दिन आएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वो सही है कि हमारा आंसर सही है। हमारा आंसर सही भी है बिल्कुल, 31 साल 2 महीने 19 दिन होगा। और ये चीज समझ लेना ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए मैंने डिटेल में बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक त्रिभुज के 2 कोण 50 और 30 है, तीसरा कोण क्या होगा? अब बताओ, इससे आसान सवाल क्या ही आ सकता है पेपर में। इतना इजी क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के 2 कोण पता है। ठीक है, मान लो त्रिभुज ए बी सी, एक कोण 50 है, एक कोण 30 है, तो तीसरा कोण क्या होगा? हम सभी ने पढ़ रखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। 2 कोण दे भी रखे हैं भैया, दे रखे, तो तीसरा कोण तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? 100। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा तुरंत। ठीक है, ऑप्शन पहला जो है बिल्कुल सही है। ये तो इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कर भी लेने चाहिए। और अगर किसी को इस तरह के क्वेश्चन करने में परेशानी आ रही है तो फिर उसको बहुत ही ज्यादा मैथ में तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। इस क्वेश्चन को देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीएफ से क्वेश्चन है। एनसीएफ जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसे हम कहते हैं, एनसीएफ ने अभी एक फाउंडेशनल स्टेज, अभी हमारा क्या हो गया कि जो 4 स्टेज में पूरा सिलेबस को डिवाइड किया गया, 5 3 3 4। फाउंडेशनल स्टेज 5 साल, फिर 3 साल। ठीक है, उसके ये पहले हमने 5 साल में डिवाइड किया है, उसमें नर्सरी, केजी, एलकेजी और जो प्री प्राइमरी क्लास है, और 1 और 2। ठीक है, आप उस तरह से कह सकते हैं, नर्सरी, केजी, एलकेजी, और उसमें हमने पहले 3 साल ये और 1 और 2 इनको 5 साल कर दिया। फिर 3 4 5 इनको 3 साल एक साथ ग्रुप कर दिया। ठीक है, प्राइमरी की क्लासेस को। फिर 6 7 8 इनको एक साथ ग्रुप कर दिया। ठीक है, जिसे हम जूनियर सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, और फिर 9 10 11 12। तो अभी जो हमारी पॉलिसी बनी है एनसीएफ 2020, तो एनसीएफ 2020 के अकॉर्डिंग
हमने जो हमारा पाठ्यक्रम है कक्षा 12 तक का, उसे हमने इस तरह से 4 भागों में डिवाइड किया है और उसे हम शॉर्ट में कहते हैं 5 3 3 3 4। और यहाँ पर जो पहली स्टेज है उसे हम फंडामेंटल स्टेज बोलते हैं, फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज। इसमें 5 क्लासें हैं, ठीक है, प्री प्राइमरी की 3 और प्राइमरी की 2 क्लास जोड़ करके। अब इसमें गणितीय अवधारणा को पढ़ाते समय किस घटक पर सबसे ज्यादा बल दिया जाएगा, तो इसके लिए एक सिंपल सा कोड है ELPS। गणित सिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है ELPS। E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर, S फॉर सिंबल। तो कभी भी हम गणित सिखाएं तो सबसे पहले अनुभव के द्वारा बच्चे चीजों को गिन करके सीखे, कंकड़ पत्थर को गिन करके सीखे, फिर उनको भाषा में वो चीज बताई जाए। जब वो पत्थर गिन रहा है तो साथ साथ उन्हें बताया जाए कि ये 4 हो गए, 5 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए, कितने पेड़ हैं। तो बच्चा गिनेगा, फिर उन भाषा में उन शब्दों को सीखेगा। तो पहला स्टेप होता है अनुभव, B। दूसरा होता है जब वो उस चीज को बोलचाल की भाषा में ले आए, यानी C। तीसरा होता है फिर चित्रों के माध्यम से हम हाथ के चित्र दिखाएं कि इसमें कितनी उंगलियां हैं, बच्चा गिने। इस तरह से अलग अलग चित्रों के माध्यम से उन्हें गिनतियों का या गणित का आभास कराएं। तो ये हो गया D। और सबसे बाद में आते हैं हमारे सिंबल, यानी A। तो BCDA, ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। तो ELPS के अकॉर्डिंग सिखाना गणित के लिए सबसे उचित माना जाता है। गणित शिक्षण में ELPS को याद रखेंगे, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखें हम। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है मिलान करना है, देखें इसको। ठीक है, कॉलम है श्यामपट्ट का एक फलक, ठीक है, एक फेस क्या होता है, एक रेखा क्या होती है, एक रे क्या होती है, एक किरण क्या होती है, और एक लाइन सेगमेंट क्या होता है। बताओ। तो श्यामपट्ट का एक फलक किसको निरूपित करेगा? एक तल के एक भाग को, एक तल के एक भाग को। ए फेस ऑफ ब्लैकबोर्ड रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए प्लेन। तो ए का 3, अब ए का 3 कहां कहां नहीं है? फर्स्ट में नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है, 2 ऑप्शन हट गए। अब देखो ए का 3 हो गया। एक रेखा, रेखा क्या होती है? जिसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, वो होती है रेखा, लाइन। लाइन हैज नो डेफिनाइट लेंथ, यानी बी का हो गया 4। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही हो गया। यहीं से हमें ये पता चल गया। उसके बाद आगे मिलाओ। तो किरण का एक अंत बिंदु होता है और रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं। रे का एक सिंगल एंड पॉइंट होता है और लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। जैसे हम समझें ये लाइन है, तो ये लाइन कहीं तक भी जा सकती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। बट जो लाइन सेगमेंट होता है उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। हम 2 एंड पॉइंट डिफाइन करते हैं, ए और बी, और इनके निश्चित के बीच ही ये लाइन सेगमेंट है। ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है। और रे जो होती है उसका एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरी तरफ एरो है, यानी ये आगे कहीं तक भी बढ़ाई जा सकती है, तो इसको हम कहते हैं रे। और प्लेन, जैसे बोर्ड है तो ये प्लेन है, तो एक तल का एक भाग है, ये प्लेन है। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। लाइन की डेफिनेशन क्या है? लाइन की जो है लेंथ डेफिनेट नहीं होती, निश्चित नहीं होती, और लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट जो है वो फिक्स होते हैं, दोनों 2 एंड पॉइंट होते हैं। रे में, किरण में एक पॉइंट फिक्स होता है, एक तरफ वो कहीं तक भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि इन तीनों की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए,
बताएं 22 हेक्टोमीटर और 8 डेकामीटर कितने के बराबर होगा? 22 हेक्टोमीटर 8 डेकामीटर। अब यहां पर मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर स्कूल में कितना पढ़ाया गया ये, पर फिर भी कुछ बच्चे नहीं सीखे। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, लीटर जो भी हो सकता है यहां पे लिख सकते हैं। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब इंग्लिश में अगर हम लिखें मिली, सेंटी, ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, इसको डी को स्मॉल बनाए, हेक्टोमीटर, एक सेकेंड, हेक्टोमीटर, ये फिर गलत हो गया, और किलोमीटर। अब अगर मैं बात करूं कि 1 मीटर बराबर होगा 1000 मिलीमीटर के, 1 मीटर बराबर होगा 100 सेंटीमीटर के, और 1 मीटर ही बराबर होगा 10 डेसीमीटर के, और 1 मीटर बराबर 1 मीटर। अब उल्टा कर दो, 10 मीटर बराबर हो जाएगा 1 डेकामीटर के, और 100 मीटर बराबर हो जाएगा 1 हेक्टोमीटर के, और 1000 मीटर बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर के। तो अब देखो यहां पर है 22 हेक्टोमीटर, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 100 मीटर, क्योंकि 1 हेक्टोमीटर में कितने 100, तो 2200 तो मीटर ये हो गए, ठीक है, मीटर में तो बदलना है। और 8 है डेकामीटर, और 1 डेकामीटर बराबर है 10 के, तो 80 डेकामीटर ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 2280, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब बताओ कोई दिक्कत इसको समझने में? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, ये चीज नहीं समझ में आई हो, इससे आसान क्या ही सवाल होगा। इतने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर इन्हें करने में भी हमें परेशानी हो रही है तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ठीक है। 15 दिन आपके एग्जाम में है तो जोर शोर से लग जाए मैथ में। अगर आपको इन सवालों में दिक्कत हो रही है तो समझ लो कि 10-20 नंबर पाने भी मुश्किल हो जाएंगे अगर मेहनत नहीं करी तो, ठीक है। वरना तो बच्चों के 30 में से 30 भी आ जाते हैं मैथ में, इतना आसान मैथ सीटेट पेपर 1 में पूछा जाता है। तो यहाँ तो 30 में से 30 की सोचो, चीजों को इस तरह से घोट के पी जाओ कि 30 में से 30 नंबर आ जाए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखें इस क्वेश्चन को, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ट्रू है। x रेशियो y इक्वल टू p रेशियो क्यों, और फिर ऑप्शन ए है x प्लस वाई रेशियो y इक्वल टू p प्लस क्यों रेशियो क्यों, x माइनस वाई रेशियो y इक्वल टू p माइनस क्यों रेशियो क्यों, और यहाँ भी होगा x रेशियो p इक्वल टू y रेशियो क्यों, और फिर होगा डी में x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई इक्वल टू होगा यहाँ पे p माइनस क्यों रेशियो p प्लस क्यों। तो इनमें जो है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, तो सही है ए बी सी, ठीक है। डी गलत है, ये गलत इसीलिए है कि देखो यहाँ पर x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई कर दिया है, ऊपर y को जोड़ा नीचे y को घटाया, तो यहाँ पे p को ऊपर p में से क्यों घटाया और फिर p में क्यों नीचे जोड़ दिया। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे फिर ये इक्वल नहीं रह जाएंगे, ठीक है, ये इक्वल नहीं रह जाएंगे रेशियो,
देखो अगर आप मान लो, सपोज करो कि x और y, x अपॉन वाई 4/5 है मान लो, और यही p अपॉन q है। तो अगर हम x प्लस वाई करते हैं तो 4 + 5, और फिर x माइनस वाई करते हैं तो 4 - 5, और यहां उल्टा अगर हम कर देंगे तो ये इक्वल कैसे आएगा? इक्वल नहीं आएगा, ये तो 9/-1 आ गया, और ये आ जाएगा -1/9। तो ये तो इक्वल नहीं रहे ना, ये इक्वल नहीं है, तो डी गलत है। ठीक है, एक एग्जाम्पल कुछ भी मान करके आप इनको देख भी सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो डी को छोड़ के बाकी तीनों सही है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या मान करके आप इनको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वहां से भी पता चल जाएगा। सीधे सीधे याद भी रखेंगे तो सेम सेम जुड़ रहा है, सेम सेम घट रहा है, तो भी जो है रेशियो नहीं बदलते हैं। ये सीधे याद रखें, सेम सेम जुड़ने पर, सेम सेम घटने पर रेशियो नहीं बदलते हैं। ठीक है, एक ही तरह के पैटर्न फॉलो दोनों साइड होने चाहिए। कोई गुणा हो तो ऊपर भी हो, तो उस साइड भी उतने की गुणा हो, तो भी रेशियो नहीं बदलेगा। ठीक है, समान संख्या से दोनों जगह गुणा कर दी जाए, दोनों जगह भाग कर दिया जाए, एक जैसी संख्याएं जोड़ दी जाए दोनों तरफ, तो रेशियो पर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखें, बताएं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा इस क्वेश्चन को बताएं। ये है, क्या आंसर आएगा? तो पहले इसको इससे भाग देना है, इसको इससे भाग देंगे तो ये 222 बार भाग जाएगा, और फिर उसमें से 222 घट जाएंगे। बोर्ड मास का नियम पता है ना, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, डिवाइड यानी भाग, फिर मल्टीप्लाई गुणा, फिर जोड़ एडिशन, और फिर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर भाग और घटाना दिया है, तो पहले भाग करेंगे और फिर बाद में घटाना करेंगे। तो पहले भाग किया तो ये 222 आ गया, फिर 222 घटा दिया तो आंसर आ जाएगा 0 0। ठीक है, यह सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये भाग करना ही था, ये भाग आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसमें बताएं कौन से विकल्प सही हैं। कुछ कथन दिए हुए हैं और कौन कौन से कथन सही हैं। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर, सभी जो धन पूर्णांक हैं वे पूर्ण संख्याएं हैं। धन पूर्णांक क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 और एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये है धन पूर्णांक। 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। इसके बाद आते हैं ऋण पूर्णांक, -1 -2 -3, ये भी अप टू इन्फिनिटी हमारा चलता रहेगा। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं, ये आ गया, ये ऋण पूर्णांक भी है और ये धन पूर्णांक है। ठीक है, अब ये हो गए ऋण पूर्णांक, और ये है धन पूर्णांक। और 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है, और पर पूर्ण संख्या जो होती हैं जिन्हें हम होल नंबर कहते हैं, वो तो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो है, सभी धन पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, सभी धन पूर्णांक पूर्ण संख्या हैं, पर 0 भी पूर्ण संख्या है। ये बात ध्यान दो, 0 भी तो पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक क्या है? ये धन पूर्णांक है, और ये धन पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है। और पूर्ण संख्याएं क्या है? ये 0 1 2 3। तो जो सारी पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, और इनके अलावा भी तो पूर्णांक हैं। तो इनमें कौन सा सत्य है? ये भी गलत हो जाएगा।
सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। ये बिल्कुल सही है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं नहीं, कुछ अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केवल सी। यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? केवल सी सही होगा। ठीक है, ओनली ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कथन दिया हुआ है, गणित उन स्तरों में पदानुक्रमित है जो कि तार्किक रूप से व्यवस्थित है। के लिए कौन सा उदाहरण सही उदाहरण है? पूर्णांकों की अवधारणा को संख्याओं के गुणन और भाग की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है। तो गुणा और भाग से पहले पूर्णांक सिखाना जरूरी है। ये कथन सही है या गलत है बताओ? क्योंकि गणित एक जो है स्टेप बाय स्टेप चलने वाली चीज है, हायरार्की लेवल होते हैं उसमें। दूसरा, गुणन और योग, गुणा जो है वो योग की अवधारणा का अनुपालन करता है, गुणा वो जोड़ की अवधारणा का पालन करता है। क्या ये बात सही है? और नेक्स्ट देखें, फिर संख्या बोध को योग और व्यकलन मतलब घटाना की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है। तो अगर हमें बच्चे को गुणा और भाग सिखाना है तो उससे पहले उसे पूर्णांकों के बारे में बताना बहुत जरूरी है। क्या उसे ऋण संख्याओं के बारे में अवगत कराना जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर का कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं भी बताया तो आप जोड़ गुणा और भाग का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, क्योंकि गुणा और भाग का कॉन्सेप्ट जो है वो जोड़ और घटाने पर आधारित होता है। बार बार जोड़ना गुणा हो जाता है और बार बार घटाना भाग हो जाता है, और यहां से हम उस अवधारणा को विकसित कर सकते हैं, गुणा की अवधारणा को। जैसे योग यानी जोड़ना, तो बार बार जोड़ भी तो गुणा ही होता है। जैसे 2 + 2 + 2 ये आया 6, और इनको मैंने क्योंकि 3 बार जोड़ा है, मैं कह सकता हूं 2 × 3 = 6, 2 3 जा 6। तो गुणा की अवधारणा जोड़ की अवधारणा से विकसित हो जाती है, ये बात सही है। और संख्या बोध तो कराना जरूरी है, जब तक गिनती नहीं आएंगी तो आप जोड़ घटा कुछ भी नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, जोड़ घटा की अवधारणा तो पहले गिनती सिखाने से ही शुरू होती है। तो ऑप्शन सी भी सही है। तो बी और सी सही है, ए गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। देखें नेक्स्ट और बताएं ये कितना होगा। हर साल ऐसा प्रश्न आता है और हर साल घुमा फिरा के थोड़ा बहुत संख्या बदल के ये सवाल सेम आपको रखा मिलेगा। ये मान लो ये बिल्कुल ये सवाल आने वाला है। 12,1302 कितने हो गए? ये संख्या कितनी हो गई? 12,1300 और 2 10 का मतलब 2 × 10 20, और इन सबको अगर आप जोड़ दें तो ये आ जाएगा 13,320। और कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से हम इन सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो 12,1300 2 10 10 के 20 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 13,320 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। और ऐसा सवाल हर साल आता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। कर लेंगे अब इसे, बताओ इस तरह का सवाल कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, ये बताओ, समीकरण पढ़ाते समय टीचर ने कहा कि जो रेखिक समीकरण है वो एक अद्वितीय हल वाली है, यूनिक सॉल्यूशन वाली एक रेखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। और वो पूछती है अगर हल दिया गया हो, उसका सॉल्यूशन अगर मैं बता दूं, यूनिक सॉल्यूशन जो भी है, तो आप कितने इक्वेशंस बना सकते हैं, कितने इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं? किसी एक सॉल्यूशन के लिए कितने इक्वेशन क्रिएट किए जा सकते हैं एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए? कोई लीनियर इक्वेशन है जिसका एक यूनिक सॉल्यूशन है,
और अगर यूनिक सॉल्यूशन तुम्हें पता हो तो तुम कितने लीनियर इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो, कोई एक, कोई नहीं, कई या दो। तो किसी एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए अगर इक्वेशन बनाने हो तो यहाँ पर मैनी इक्वेशंस बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे इक्वेशंस बनाए जा सकते हैं। ये चीज हमें याद रखनी है। अगर हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन हमें पता हो कि मान लो एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन और उसके लिए x का सॉल्यूशन है 1, तो x का सॉल्यूशन 1 है तो इक्वेशन तो कुछ भी हो सकती है, x + 4 = 5 भी हो सकती है इक्वेशन x + 6 = 7 भी हो सकती है, इक्वेशन 2x + 4 = 6 भी हो सकती है, इसका भी x का मान एक ही आएगा। तो अगर मुझे आंसर पता है तो मैं कितने भी इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूं जिनका आंसर सेम ही होगा, यानी मैनी इक्वेशंस। बात समझ में आई? ये सवाल क्या कह रहा है कि अगर आपको सीधे आंसर बता दिया जाए तो आप कितने समीकरण बना लेंगे, कितने भी समीकरण बना सकते हैं, मैनी। क्लियर है? देखें अब बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट द कंप्यूटेशन इन बेसिक ऑपरेशन फॉर ग्रेड 2 लर्नर। कक्षा 2 का छात्र है, उसके लिए जो है संक्रियाओं में अभिकलन यानी जोड़ घटा गुणा भाग करना है, उसके लिए कौन सा कथन सही है। इसमें बच्चे की औपचारिक कार्यनीति को विकसित करने की क्षमता समाकलित है, इसमें बच्चे की अनुमान लगाने की क्षमता समाकलित है, या इसमें बड़ी संख्याओं के साथ परिकलन करने की बच्चे की क्षमता समाकलित है। क्या होगा जब हम बच्चे को संक्रियाओं का यानी कंप्यूटेशन करा रहे हैं, कंप्यूटेशन कैलकुलेशन करा रहे हैं किस बेसिक ऑपरेशन जोड़ घटा गुणा भाग कक्षा 2 में, तो हम एक तो देख रहे हैं कि उसकी जो इनफॉर्मल स्ट्रेटजीज हैं वो कैसे विकसित हो रही हैं। ठीक है, बच्चे से सामान्य मौखिक सवाल पूछते हैं हम जोड़ घटा के, तो भी हम उस बच्चे की औपचारिक अनौपचारिक जो है वो कार्यनीति को विकसित करने की क्षमता का आकलन कर सकते हैं। साथ ही बच्चे की अनुमान लगाने की क्षमता को भी आंका जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशंस के क्वेश्चन पूछ करके। यही बड़ी संख्याओं की बात करने से, ठीक है, लार्ज नंबर की कैलकुलेशन की वजह से सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ए और बी सही होगा, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। वहां अगर छोटा सा आप देखें तो लार्ज नंबर लिखे होने की वजह से ये गलत हो गया। बस थोड़ा सा फोकस करना है और कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल जाएगी कि कोई ऑप्शन क्यों गलत है। गलत ऑप्शन को पहचान करके सही ऑप्शन आसानी से सेलेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सी गलत होने से ये भी कैंसिल हो जाता, ये भी कैंसिल हो जाता, ये भी कैंसिल हो जाता, तो केवल एक ही ऑप्शन बचता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, बताएं क्या होगा इसमें। गणित की एक शिक्षिका कक्षा में विवृत एवं संवृत वक्र की अवधारणा पर चर्चा करती है और विद्यार्थियों की बेहतर समझ के लिए वह 4 बिंदुओं के साथ एक उदाहरण देती है, और अगर वक्र विवृत है तब 4 बिंदुओं की स्थिति क्या होगी। बताओ, अगर कोई कर्व जो है वो विवर्त है, विवर्त है मतलब ओपन कर्व है, ओपन कर्व है और 4 बिंदु हैं कोई, तो वो 4 बिंदु क्या होंगे। ठीक है, अब हमें क्या समझाना है, ओपन और क्लोज कर्व को समझाना, विवृत और संवृत, ओपन और क्लोज कर्व को समझाना है और 4 बिंदुओं के साथ समझाना है। तो अगर हमारा कर्व जो है वो ओपन कर्व है तो 4 बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे, एक ही लाइन में होंगे, 2 एक लाइन में होंगे, या उनमें से तीनों जो है 3 एक लाइन में होंगे, या उनमें से कोई 3
एक लाइन में नहीं होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। तो बताएं 3 कोलिनियर होंगे या 3 नॉन कोलिनियर होंगे, 2 कोलिनियर होंगे या सारे कोलिनियर होंगे? क्या सही होगा? पर सभी बिंदु संरेखी हैं, तब 4 बिंदुओं की स्थिति क्या होगी? सभी एक रेखा में हैं। अगर खुला वक्र है और मैं ये 4 बिंदु हैं और वक्र, तो इन 4 बिंदुओं को मैं इस तरह से जोड़ते हुए वक्र बना करके समझा सकता हूं। तो ये बेहतर तरीका होगा कि बच्चे को खुले और बंद वक्र के बारे में समझाने का। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन ए। वैसे ये काफी कंफ्यूज था, ठीक है, इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन रही थी, पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन 1 यही सीबीएसई द्वारा दिया गया था, तो यही आंसर यहाँ पर सही माना जाए। इसलिए आप इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से देख लें। ये सीबीएसई ने जो है इसका ऑप्शन 1 आंसर दिया था। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देखें। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग क्या होगा? गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर के किस तरह का गणित का शिक्षण होना चाहिए? इंस्ट्रक्टिज्म या पैराग्मेटिज्म या बिहेवियरिज्म या कंस्ट्रक्टिज्म? तो गणित का शिक्षण जो है वो रचनात्मकता से भरा होना चाहिए, रचनात्मकतावाद, तो इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिज्म। एनसीएफ 2005 गणित के शिक्षण के लिए किसकी बात करता है? रचनात्मकता की बात करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिज्म की बात करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, 2-3 क्वेश्चन और रह गए। इस क्वेश्चन को देखें, इसमें लुप्त संख्या बतानी है, मिसिंग नंबर क्या है, इनमें मिसिंग नंबर क्या होगा? 43, 47, 53, 59, फिर एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है, फिर उसके बाद 67, 71, 73। तो क्या मिसिंग है? मिसिंग नंबर बताना है 43, 47, 53, 59, फिर क्वेश्चन मार्क 67, 71, 73। तो ये सारे के सारे जो है प्राइम नंबर हैं। अगर आप देखें तो ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं जो या तो स्वयं से कटती हैं या 1 से कटती हैं। तो यहाँ पर एक अभाज्य संख्या ही मिसिंग है और वो है 61, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर नहीं है, 60 भी नहीं है, 63 भी नहीं है, 65 भी नहीं है, ये तीनों प्राइम नंबर ही नहीं है। तो प्राइम नंबर है 61 जो कि यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, ऑप्शन 1 ये करेक्ट हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं के बारे में जरूर पता होना चाहिए आपको, अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ लेंगे। हर साल एक क्वेश्चन जो है प्राइम नंबर से पूछा जाता है। नेक्स्ट देखें, गणित कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझाता है या समझाती है, उसे यह अनुभूति होती है कि कैंची को समझाने का कैंची जो है यह समझाने का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो वो कैंची से क्या समझा सकती है? ठीक है, सीजर का प्रयोग करके किस चीज को समझाया जा सकता है? बताओ। अगर हम कैंची का प्रयोग करें तो कैंची से क्या समझाया जा सकता है? कैंची से मैं अपोजिट एंगल समझा सकता हूं। अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये भी अपोजिट एंगल है। तो एक तो अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट कैंची से इजीली समझ में आएगा। ठीक है, फिर इन कोणों के रेखिक युगल के बारे में समझा सकता हूं कि 180 होगा, समझा सकते हैं कि नहीं? तो ये कैंची से समझाए जा सकते हैं इजीली, ये संगत कोणों के बारे में। तो क्या सही होगा? यहाँ पे संगत कोण के बारे में बता सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये कैंची है। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा। ये अपोजिट एंगल है, 1 और 2 अपोजिट एंगल है, 1 और 3 लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया जिनका सम 180 होगा। 3 और 4 अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर
ये दोनों कॉन्सेप्ट इजीली जो है एक कैंची के प्रयोग से सिखाए जा सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल को भी और लीनियर पेयर ऑफ एंगल को भी हम सिखा सकते हैं। ठीक है, तो यही पूछा था, कैंची क्या समझाने के लिए बहुत अच्छे से यूज हो सकती है। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट, बताएं, राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तनों में तारपीन का तेल है। उसने इसे 5 लीटर वाले 10 बर्तनों में और 2 लीटर वाले 10 बर्तनों में और बाकी को 1 लीटर वाले बर्तन में भरा। तो 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या क्या है? ठीक है, राजू हैज ए टर्पेंटाइन ऑयल इन 5 कंटेनर और ईच कंटेनर हैज 20 लीटर ऑयल। He filled them in 10 cans of 5 liter and the 10 cans of 2 liter and rest in 1 liter cans. तो number of 1 liter can filled is, 1 लीटर वाली कैन कितनी होंगी? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसके पास कुल कितने लीटर तेल है। 5 बर्तनों में 20-20 लीटर है तो उसके पास है 100 लीटर। ये बात क्लियर है? 100 लीटर है। अब 5 लीटर वाले उसके पास 10 बर्तन थे तो 50 हो गया। 50 लीटर तो उसने इनमें भर दिया 5 लीटर वाले 10 बर्तनों में। फिर 2 लीटर वाले 10 बर्तन थे तो 20 लीटर इनमें आ गया। अब बचा कितना? 20 ही लीटर बचा, सॉरी 30 लीटर बचा, जो कि 1 लीटर वाले बर्तनों में भरा जाएगा। तो 30 बर्तन की आवश्यकता होगी। क्लियर है? तो उसे 30 बर्तनों की और आवश्यकता होगी। ये बात समझ में आ गई? 1-1 लीटर वाले कितने चाहिए? 30 बर्तन। नेक्स्ट देखें, किस अक्षर में कोई सममित रेखा नहीं है, सिमेट्री लाइन नहीं है? सिमेट्री लाइन क्या होती है कि अगर मान लो कोई सेंटर पे या तो हॉरिजॉन्टली सेंटर लाइन या वर्टिकली कोई सेंटर लाइन इस तरह से हम खींचें कि जिसके दोनों तरफ अक्षर बराबर बराबर बांटा जा सके। जैसे ए को देखो तो ए को वर्टिकली से जो है हम सिमेट्री देख सकते हैं, ए वर्टिकली सिमेट्री है इस लाइन पे ए। या फिर मैं कहूं ओ, तो ओ भी वर्टिकली सिमेट्री है इस लाइन पे। ठीक है, इस तरह से जो अक्षर हैं वो कुछ सिमेट्री होते हैं किसी ना किसी एक्सिस पे। जैसे एम सेंटर लाइन पे हो जाएगा, एक्स तो जो है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी सिमेट्री है, पर एल नहीं है। एल को आप कैसे सिमेट्री करोगे? एल को क्या यहां पे सिमेट्री कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं सिमेट्री? नहीं कर सकते। तो एल जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, किसी भी लाइन पर कोई भी सममित रेखा इसमें नहीं खींची जा सकती। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखें इस क्वेश्चन को, 7 स्टार 2 या 7 into 2 into 123 इज इक्वल टू दिस। क्या होगा? ये स्टार की जगह पर क्या होगा ये बताना है। तो अब इसमें देखें कि ये 7 स्टार की जगह, चलो एक्स लिख सकता हूं, x2 गुणा 123 और ये है 92,496। तो यहां पर हमें क्या करना है कि कुछ नहीं, 7x2 की वैल्यू निकालनी है। आप इसको भाग में ले जाओगे तो 92,496 में 123 का भाग दे लो और जो आंसर आएगा वो सीधे सीधे पता चल जाएगा कि x कितना आएगा। तो पहले तो ये 7 बार जाएगा, 7 21 2 बचे, 14 और 2 16, हासिल का 1 7 8। ठीक है, यहाँ पे 3 बच गए, ये 6 बच गए। अब 9 उतार लिया, ये कितनी बार जाएगा? अब ये 5 बार जाएगा। देखो 3 ये 15, हासिल 1 5 10 और 11, 5 1 6 615 ये आ गया। ठीक है, और फिर 6 ऊपर से उतार लिया तो ये चला गया 2 बार, तो ये हो गया 246। तो हमारा 752 आ गया। और 752 यानी एक्स स्टार की जगह पर क्या है? 5। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, 123 से उठाकर उसमें भाग दे दोगे तो एक्स का मान पता चल जाएगा कि स्टार की जगह पर क्या है। या फिर ये वैल्यू रख रख के गुणा कर लेते अगर आपको भाग देना मुश्किल लगता है तो। वैसे तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें,
लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखें इस क्वेश्चन को। 5, 1, 0, 3, 9 और 6 इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, जो 6 अंकों की संख्या होगी, इनसे बनने वाली बड़ी और छोटी संख्या, उनका अंतर बताना है। तो बड़ी संख्या क्या बनेगी? 5, 1, 0, 3, 9 और 6 से बड़ी संख्या, पहले तो इन्हें घटते क्रम में लगा दो तो ये बड़ी संख्या बन जाएगी। 9, 6, 5, 3, 9, 6, 5, 3, 1, 0, ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। अब इनको 6 अंकों की हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो 0 को पहले नहीं लगाएंगे, पहले 1 को लगाएंगे, फिर 0, फिर इनको बढ़ते क्रम में लगा दो। 3, 5, 6, 9। यहाँ पे 0 को पहले नहीं लगाया क्योंकि वो 5 अंकों की संख्या हो जाती। इन दोनों का अंतर करना है, ये सबसे बड़ी हो गई और वो सबसे छोटी हो गई। ये हो गई सबसे बड़ी 6 अंकों की, और ये होगी 6 अंकों की सबसे छोटी। सबसे पहले 0 को नहीं रखेंगे, नहीं तो 5 अंकों की संख्या रह जाएगी। 0 को नहीं रखना है शुरू में। और इनका अंतर करना है तो घटाओ, ठीक है। हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8,61,741, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो पेपर 1 जुलाई का जो पेपर था 24 में अभी हुआ था, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हमने देख लिया। पेपर 2 का भी एक सेट हमने कल किया था, वो भी जुलाई 2024 में पूछा था पेपर। तो 2 पेपर आपके मैथ के सॉल्व हो गए, एक पेपर 1 हो गया, एक पेपर 2 हो गया। अभी जो है कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट और करेंगे मैथ के। तो आपको जो है 2 प्रैक्टिस सेट कर लेने हैं, और उनमें जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस तरह के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन जो है रिपीट होने की संभावना भी बहुत अधिक होती है सीटेट में, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।